ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ इदा वीजा आ जाऊगा, 2 दिन च आ जाऊगा, 10 दिन च आ जाऊगा, जो अट्रैक्टिव चीजें होंगी। हाँ जी हाँ जी, आपने शादी करनी हो तो आप चाहोगे नहीं कि 10 दिन में रिश्ता हो जाए, 5 दिन में हो जाए, आप ये नहीं चाहोगे। आप चाहोगे यार चाहे लेट मिल जाए, अच्छा मिल जाए। पेमेंट आफ्टर वीजा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ऑप्शन है? नो मैम, वो हम किसी को सजेस्ट भी नहीं करते। ਇਹ ਸਭ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਆ ਧਰਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ पेमेंट आफ्टर वीजा वाला ही केस है जहाँ पे कंसल्टेंट खुद पैसा ले रहा है और वो बोल नहीं रहा कॉलेज के अकाउंट में कराओ, अपने बैंक से अकाउंट में कराओ, वहीं पे ही फ्रॉड है। आपको समझ जाना चाहिए। सत श्री अकाल जी, मैं हलीम सानी, बहुत स्वागत है। तुसी देख रहे हो जी स्पेयरहेड इंटरनेशनल दा सोशल मीडिया ते इस प्लेटफॉर्म ते असीं गलबात करांगे तुहाडे ही सपने साकार, जो तुहाडे ड्रीम डेस्टिनेशन होंदी है, तुसी जाना हुंदा है, लेकिन तुहानू पता नहीं हुंदा किस राह जाइए ते किहड़ा कंसल्टेंट तुहाडे लिए बेस्ट है। सो तुसी सही वीडियो ते क्लिक कर चुके हो ते वीडियो नू पूरा देखना है एंड हमेशा साडे नाल कोई ना कोई गाइड मौजूद हुंदे है तो तुहानू सही राह पाणगे। ते अज साडे नाल अभिषेक भाकर जी बैठे ने, स्वागत कर लेने। का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। की हाल है सर? बहुत अच्छा है मैम जी, बिल्कुल होना भी चाहिए। ते अज असी मैं ऑडियंस नू दस देनी किहड़े-किहड़े टॉपिक ते असी गलबात करांगे। वैसे तो पंजाबियों दा फेवरेट डेस्टिनेशन कैनेडा एंड तुहानू पता ही है कैनेडा अजकल अपनी बावां जिहड़ी खोल के बैठा है ते तुहाडा स्वागत कर रहा है, तो उस बारे गलबात असी करदे हां। ठीक है मैम। ठीक है, पहला सब तो पहला एक औखा सवाल तुहाडे लई कि स्पेयरहेड इंटरनेशनल नाम बहुत वड्डा है, लेकिन क्या जाता है काम बड़ी लेट करता है, एरा कारण की है? मैम लेट आप देखा जाता है, लेट किसको बोलते हो? किसी के लिए 10 दिन लेट होता है और किसी के लिए 1 महीना भी लेट नहीं होता। नहीं तो टाइम अगर आप सारा काम स्टेप बाय स्टेप करो तो लगभग 1.5 से 2 महीने एक फाइल में लग जाते हैं। बिकॉज गवर्नमेंट कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अगर हम अप्लाई करते हैं तो उसमें 1 महीना 1.5 महीना ऑफर लेटर में आ जाता है। एंड फिर अगर डॉक्यूमेंट्स स्टूडेंट प्रिपेयर करे, अगर 10 दिन में प्रिपेयर कर देता है तो लगभग 15 दिन में फाइल लग जाती है। एंड वो अगर 20 दिन में प्रिपेयर कर रहा है तो 20 से 25 दिन में फिर फाइल लग जाती है। इस टाइप से तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप सही तरीके से अप्लाई करोगे तो 1.5 महीना कम से कम फाइल में लगता ही लगता है। तो हाँ, लेकिन अगर प्राइवेट कॉलेज में करना है, पैकेज में करना है और इस तरीके से कई लोग रहते हैं 1 दिन में ऑफर लेटर, तो जो बेकार कॉलेज करना हो तो 10 दिन में भी हो जाता है, 5 दिन में भी हो जाता है। जिन्हें फीस भरनी ही नहीं, उसने अरेंज करना ही नहीं, उसके लिए 1 दिन भी ज़्यादा है। तो टाइम से काम करते हैं, सही तरीके से काम करते हैं एंड फोकस इस पे रहता है कि क्वालिटी मिले बच्चे को। वीज़ा है, वीज़ा आ गया तो मिठाई मिलती है ही मैम, और जल्दी लगाया और वीज़ा नहीं आया तो फिर काम खराब होता ही है। हाँ जी हाँ जी। तो इस वजह से फिर और कंसल्टेंट जो जल्दी जल्दी काम करते हैं, 2 दिन 4 दिन 10 दिन में फाइल लगा देंगे, 1 दिन में ऑफर लेटर मंगा देंगे, हम उनकी तरह काम नहीं करते। हम बच्चे को बहुत अच्छी जगह गाइड करते हैं। उसमें फिर जो अच्छा कॉलेज है वो फाइल इकट्ठी करता है, देखता है, बच्चे की प्रोफाइल चूज करता है एंड सिलेक्ट करता है बच्चे को, तो वो 1 महीना लेता ही लेता है। राइट। ऑडियंस ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ इदा वीजा आ जाऊगा, 2 दिन च आ जाऊगा, 10 दिन च आ जाऊगा, जो अट्रैक्टिव चीज़ां होंदियां है ना, कहंदे ने हर कलर सानू अट्रैक्ट करदा, बट जो ब्लैक एंड वाइट हुंदे तुहाडे नाल ट्रांसपेरेंसी रखदे ओही तुहानू बुरे लगन लग पैंदे आज दे टाइम। हां जी, सबको जल्दी है मैम। हाँ, तो जैसे आप कॉलेज के अंदर, जैसे अगर आपने शादी करनी हो तो आप चाहोगे नहीं कि 10 दिन में रिश्ता हो जाए, 5 दिन में हो जाए, आप ये नहीं चाहोगे। आप चाहोगे यार चाहे लेट मिल जाए, अच्छा मिल जाए। वैसे ही कॉलेज एप्लीकेशन है जो मेरे हिसाब से आपकी शादी से भी इंपॉर्टेंट डिसीजन है। बिकॉज शादी से तो आप बाद में तलाक भी ले सकते हो, लेकिन एक बार आपने जो पढ़ाई कर ली उसको रिवाइंड नहीं कर सकते। हाँ जी हाँ जी। तो बहुत बड़ा डिसीजन होता है ये, तो इसके अंदर कभी भी जल्दी नहीं करनी चाहिए। एंड वीजा ऑफिसर को फर्क नहीं पड़ता आपने 1 दिन में फाइल लगाई या 1 महीने में फाइल लगाई, वो ये देखता है कितनी अच्छी फाइल लगी, उस मेरिट पे आपको वो वीजा देता है। राइट। हाँ जी। ओके, एक सैशन है ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ क्विक क्वेश्चन विद स्पेयरहेड ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਤੇ क्विक क्वेश्चन ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ क्विक ਦੇਣਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਈਟ। ਤੇ ਨਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ। ਕੀਪ ਇਟ ਸ਼ਾਰਟ ਐਂਡ ਸਿੰਪਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਰੈਡੀ? हाँ जी मैम। ओके, पेमेंट आफ्टर वीजा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ऑप्शन ਹੈਗੀ ਹੈ? नो मैम, वो हम किसी को सजेस्ट भी नहीं करते। रीजन? मैम पेमेंट आफ्टर वीज़ा के अंदर देखो, एसडीएस और नॉन एसडीएस का जिस बच्चे को फ़र्क पता है तो उसको पता होगा कि एसडीएस मतलब आपने 1 साल की फ़ीस भरनी है, जीआईसी भरनी है एंड वो सारा कुछ करना है। पेमेंट आफ्टर वीज़ा के अंदर कंसल्टेंट फ़ीस नहीं भरता, वो जाली आपकी रसीद लगाता है ज़्यादातर 99% केसेस के अंदर। तो उसके अंदर आप जाली डॉक्यूमेंट लगा रहे हो। जो कंसल्टेंट आपके साथ मिलके एम्बेसी को बेवकूफ़ बना रहा है वो आपको ही बेवकूफ़ बनाएगा। ठीक है,
तो उस तरीके को हम बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करते। क्या डॉक्यूमेंट लगे, कैसे लगे, वो भी आपको नहीं पता होता है। रिजेक्शन बहुत हाई रेट है उसके अंदर, ठीक है। पेमेंट आफ्टर वीज़ा का ये तो पता है कि पेमेंट वीज़ा के बाद देनी है। एक तो ज़्यादा पैसे लगते हैं, 4-5-6 लाख रुपए ज़्यादा आप देते हो आफ्टर वीज़ा। दूसरा, आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं पता आपके क्या लगे हैं। रिजेक्शन रेट 90% होता है इसके अंदर, 90-95%। रिजेक्शन आ गया तो कंसल्टेंट आपको डॉक्यूमेंट भी नहीं देता, कहता है जी पासपोर्ट पकड़ो, आपने यही पकड़ाया था। या हाँ, तो इसके अंदर ये बड़ी प्रॉब्लम है पेमेंट आफ्टर वीज़ा के अंदर। लोगों को उसकी अच्छाई तो दिख रही है कि पैसे बाद में लग रहे हैं या फ्रॉड नहीं हो सकता, बट उसको ये नहीं पता कि वीज़ा की फाइल 1-2 बार ही लगती है। अगर आप उसको बेस्ट तरीके से लगाओ, उसमें जाली डॉक्यूमेंट लगाओगे, फेक रसीद लगाओगे। कोई भी कंसल्टेंट आपके नाम की फ़ीस नहीं भरता, ये आपको बता दूं मैं। कोई भी कंसल्टेंट आपके नाम की फ़ीस नहीं भरता। कोई क्लेम कर रहा हूँ मैं भर रहा हूँ, तो उसको गवर्नमेंट कॉलेज बोलो और बोलो कि चल मेरे आगे आके भर, चल बैंक भरते हैं। अगर तो आप मेरे नाम की फ़ीस भर रहे हो तो सारे आपको मना कर देंगे। ਇਹ ਸਭ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਆ ਧਰਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੇਮੈਂਟ ਆਫਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੇਸ ਹੋ ਸਕਦਾ। मैम हाँ, उसको तो कंसल्टेंट ने बेवकूफ़ बनाया था। जो कॉलेजेस बंद हो गए थे, सीट नहीं थी, तो उनने बोला कि हाँ मेरे पास सीट है, आप मेरे को ऑफर लेटर उसने कंप्यूटर पे बनाया, तो बोला मेरे को पैसा दे दो। तो जहाँ पे कंसल्टेंट खुद पैसा ले रहा है और वो बोल नहीं रहा कॉलेज के अकाउंट में कराओ, अपने बैंक से अकाउंट में कराओ, वहीं पे ही फ्रॉड है। आपको समझ जाना चाहिए। जो कंसल्टेंट खुद आपकी यूनिवर्सिटी फीस ले रहा है या जीआईसी ले रहा है, वो आपके 100% फ्रॉड कर रहे हैं। हाँ जी, रिजेक्शन का कारण स्टूडेंट होंगे ने या कंसल्टेंट? हाँ जी मैम, दोनों ही होते हैं, ठीक है। बट स्टार्ट वहीं से ही होता है कि स्टूडेंट रिसर्च नहीं करता एंड उसको जो स्कीम अच्छी लगती है, कि जैसे फीस आफ्टर वीज़ा हो गया या फ्री ऑफर लेटर हो गया या कोई भी स्कीम लोग अलग अलग निकालते रहते हैं। उनको जो स्कीम अच्छी लगती है तो वो हार्ड वर्क की जगह वो स्कीम लेना पसंद करते हैं, शॉर्टकट लेना पसंद करते हैं। कोई भी चीज़ हो लाइफ में, पहले अगर आपको अट्रैक्ट जो भी फ्रॉड होता है, पहले बड़ी अच्छी स्कीम लगती है, हाँ, तो अच्छी स्कीम की तरफ भागते हैं हार्ड वर्क की जगह, एंड फिर बाद में रोते हैं। तो उसमें डेफिनेटली स्टूडेंट्स का भी कहीं ना कहीं फॉल्ट है। अब जैसे मैं सारा कुछ पॉडकास्ट पे बता रहा हूँ सारी चीज़ें, अब कोई बच्चा पूरा ना सुनेगा और वो ऐसी स्कीम पे जाएगा जिसमें कह रहे हैं कि 5.5 पे आ जाओ, विदाउट आइल्स आ जाओ, तो फिर किसकी गलती है ना? कंसल्टेंट की भी पूरी गलती है, जो कि भोले वाले लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, उनको सपने दिखा रहे हैं, उनको ये नहीं कह रहे कि ये सही रास्ता है। वो कहेंगे ये मेरे को बस पैसे दे दो, असी बैठे हैं, और उस टाइप से कर रहे हैं। तो डेफिनेटली कंसल्टेंट की भी गलती है। एंड फिर बाकी जो अदारे आ जाते हैं, थोड़ी बहुत पुलिस है, थोड़ी बहुत मीडिया है, उनकी भी कहीं ना कहीं गलती होती है। तो सारे चीज़ों का है मैम। प्रॉब्लम ये कि हार्डवर्क कोई नहीं करना चाह, ना बच्चा करना चाह रहा, इंग्लिश इंप्रूव या अपने मार्क्स इंप्रूव या मेहनत, ना ही कंसल्टेंट करना चाह रहा कि सही गाइड करो, सही रास्ते पे जाओ। वो भी चाह रहा है वही शॉर्टकट। तो वही बच्चा है वो जो कंसल्टेंट, जो कि पहले खुद का रिजेक्शन ले लिया, ठीक है, फिर शॉर्टकट के थ्रू बच्चे को फंसाना चाह रहा है, वो भी मेहनत करके पैसा नहीं कमाना चाह रहा। तो ये हमारी ओवरऑल मेंटेलिटी आप बोल सकते हो। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा हैगा कि रिफ्यूजल एक्सपर्ट किया जाता है, तो स्पेयरहेड इज अ रिफ्यूजल एक्सपर्ट, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ है? मैम, रिफ्यूजल एक्सपर्ट का मतलब मैं बता दूं कि जो रिफ्यूजल केस आते हैं उनका वीज़ा निकालने वाले को रिफ्यूजल एक्सपर्ट बोलते हैं। हाँ जी। ठीक है, कोई ना बच्चे कि रिफ्यूजल आ जाते हैं, रिफ्यूजल, हाँ। तो उसका कारण मैम बहुत सारे हैं, बट बेसिकली देखो, अच्छा डॉक्टर वही जो बीमारी पकड़ ले। बीमारी पकड़ने के बाद दवाई तो आसान हो जाती है। तो कई बार बीमारी ही नहीं समझ में आती डॉक्टर के, या वो उसको सही से डायग्नोज नहीं कर पाता। तो हम एक्सपर्ट इसलिए हैं बिकॉज मैं हर फाइल पे मैं खुद पर्सनली इन्वॉल्व होता हूँ, हर फाइल पे खुद पर्सनली वर्क करता हूँ, और समझते हैं हमारे लिए हर बच्चा एक ज़िंदगी है, ना कि एक नंबर। जो बहुत बड़ी कंपनीज हैं, उन पर रोज़ की 100 फाइलें लग रही है, उनके लिए एक नंबर है। तो उनका स्टाफ की क्वालिटी, जैसे फोर्टिस हॉस्पिटल या कोई भी अच्छा हॉस्पिटल आप सुनो, अगर उसमें डॉक्टर फ्रेशर है या उसका एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपका शायद इलाज इतना अच्छा ना हो। एंड कोई एम्स का डॉक्टर या पीजीआई का डॉक्टर खुद भी छोटे घर पे क्लिनिक खोल ले, वो बड़ा अच्छा डॉक्टर हो सकता है, ठीक है। तो रिफ्यूजल एक्सपर्ट का आपने पूछा कि कैसे है, तो हम हर केस को बड़े ध्यान से स्टडी करते हैं, उसके क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं क्लाइंट के साथ डिस्कस करते हैं, जल्दबाजी नहीं मचाते, ठीक है, सोच समझ के क्लाइंट के नॉलेज के साथ काम करते हैं, उस वजह से फिर हमको सक्सेस मिलती है। तो लोग फिर रिफ्यूजल एक्सपर्ट बोल देते हैं। नेक्स्ट इज की तुम्हारी एक्सपर्टीज, स्पेयरहेड इंटरनेशनल की एक्सपर्टीज की है मैम। जैसे एक तो आपने बताया कि रिफ्यूजल केसेस को हम बड़े अच्छे से सक्सेस रेट है। इनफैक्ट अभी सितंबर इनटेक के हम 40 केस लगा चुके हैं, 30 का रिजल्ट आ चुका है, 10 का पेंडिंग है, 30 का वीज़ा है। हाँ जी, तो एक तो यही हो गया। सेकेंडली, जिस बच्चे का गैप है, स्पेशली आफ्टर बैचलर्स, आपने बीए की है, बीसीए की है, बीटेक की है, कोई भी आपने स्टडी की है, बीबीए की है,
तो उसके बाद 5 साल 10 साल 15 साल का आपने कुछ कहीं पे कुछ काम किया है, उसके बाद अगर आप स्टडी के लिए जाते हो तो काफ़ी कम कंसल्टेंट ही आपकी हेल्प कर पाते हैं या आपको सक्सेस दे पाते हैं। उसके अंदर हमारा सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। हाँ जी, तो वो 2 चीज़ें आप बोल सकते हो कि वी आर वेरी गुड एट। क्या बात है। ते प्रोविंस सब तो बेटर ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ बोलोगे कि सजेस्ट करोगे इस प्रोविंस जाना चाहिए? मैम अब आप कौन सी कार किसी बच्चे को रिकमेंड करोगे? अगर उस पे 15 लाख हो, कौन सी लेनी चाहिए? बहुत सारी हाँ, तो आपको देखना पड़ता है आपकी ज़रूरत क्या है। yes, ठीक है, अगर आपकी हवाबाजी ज़रूरत है तो थार लेनी चाहिए। हाँ, है ना? अगर आपका है कि भाई मेरे को एक एंड से दूसरे एंड तक ऑफिस के लिए ट्रैवल करना है, हाँ, तो मे बी आपके लिए एक सेफ्टी कार जिसकी एवरेज अच्छी हो वो ज़्यादा अच्छा है। तो मे बी मारुति की अब बलेनो ले सकते हो या ब्रीजा ले सकते हो, हाँ, 10-12 की ऑटोमेटिक। ठीक है, अगर आपको है कि मैंने बिजनेस के लिए मीटिंग करनी है मेरे कार के अंदर, तो आप सेकेंड हैंड मर्सिडीज भी ट्राई कर सकते हो 15-16 लाख के अंदर। है ना? एंड तो अपना यूज़ देखा जाता है। अगर आपका यूज़ यही है कि मैंने 2 किलोमीटर मेरा ऑफिस है वहाँ जाना है, तो 15 लाख खर्च करने ही बेवकूफ़ी है। फिर आप 10 लाख की एफडी कराओ, 5 लाख की सेंट्रो लो और अपने जाओ। क्या बात है, दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसे ही अब बात आ जाती है प्रोविंस कौन सा ठीक है, तो आपको अपनी रिक्वायरमेंट समझनी है। किसी किसी प्रोविंस के अंदर पॉपुलेशन कम है, तो उसके अंदर आपके वीज़ा सक्सेस रेट भी ज़्यादा है एंड आपकी पीआर भी आसान है। हाउएवर वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम है, इंडियंस कम है, आपके रिलेटिव या फ्रेंड नहीं होंगे वहाँ जाके तो बन जाएंगे, बट यहाँ से आपको वो प्रॉब्लम आएगी। तो कोई वीक बच्चा है, वीक बच्चे को वीज़ा कैसे आएगा? जब आपका अच्छी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन होएगा। अब अच्छी कॉलेज वीक बच्चा अगर टोरंटो अप्लाई करेगा तो उसे अच्छी कॉलेज यूनिवर्सिटी मिलने के चांस कम है, या मिलेगी तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलेगी। तो वीक बच्चा है, पैसे भी खर्च नहीं करना चाह रहा, तो वो क्या गलती करते हैं, वो प्राइवेट कॉलेज टोरंटो की साइड चूज़ करते हैं क्योंकि वहाँ पे मेरा दोस्त है, वहाँ पे मेरा भाई है, वहाँ पे कोई कज़न है। तो जब आप वीक, एक आपकी प्रोफाइल है, आप कोई प्राइवेट कॉलेज लो रैंकिंग का चूज़ करते हो, आपकी प्रोफाइल और वीक हो जाती है। तो उससे बेटर है कि आप ऐसी प्रोविंस को चूज़ करो, ऐसी सिटी को चूज़ करो जहाँ पे कम पॉपुलेशन है, वहाँ की आपको अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा एंड आपकी सक्सेस रेट भी काफ़ी अच्छी होगी। बिकॉज आप वीक हो तो कोई भी आपकी वहाँ जॉब मिल गई, आपको पीआर आराम से हो जाएगी, तो उसके लिए ये ठीक है। लेकिन कोई नॉन मेडिकल का टॉपर है 90%, जिसने कहा है कि मेरे को माइक्रोसॉफ्ट में जॉब करनी है, गूगल में जॉब करनी है, ठीक है, बहुत अच्छा एम्बिशियस बच्चा है, वो अगर ऐसी प्रोविंस में चला जाएगा, यहाँ पे आईटी कंपनी नहीं है, तो द पर्सन वुड फील फ्रस्ट्रेटेड। तो उसके लिए फिर ये है कि वो ऐसी लोकेशन चूज करे, वैंकूवर या टोरंटो, उसके टॉप कॉलेज या यूनिवर्सिटी चूज करे जहाँ पे उसको प्लेसमेंट मिले। उसके लिए फिर वो चीज़ सही होगी। कोई रिजेक्शन केस है, चाहे अच्छा भी है, उसको कोर्स अगर रिमोट में मिल रहा है, कोर्स रेलेवेंसी की जिस पे बात आ जाती है, तो उसको चूज करे बच्चा। तो अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग रहता है। फिर भी टोरंटो एंड वैंकूवर में पीआर लग जाती है, थोड़ी लेट लगती है, खासकर बैचलर्स के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आपका कोर्स वहाँ पे रेलेवेंसी ज़्यादा है या अच्छी आपको यूनिवर्सिटी में ठीक ठाक एडमिशन मिल रहा है, तो वो बहुत अच्छी लोकेशन है, कोई इतनी दिक्कत की बात नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। परफेक्ट। नेक्स्ट इज कि आजकल ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਇਸ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲੂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜਕੱਲ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਇੰਨਾ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਆਇਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾਓ। ਤੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਦਾ? ਅਗਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾਓ? मैम देखो, जॉब तो ना इंडिया में है, ना ही कनाडा में है, ना ही ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। अब बात ये आ जाती है कि बच्चा किस टाइप की जॉब ढूंढ रहा है और किस टाइप की जॉब है, किस टाइप की जॉब नहीं है। तो जो बड़ी प्रॉब्लम आई है जॉब की, वो पार्ट टाइम जॉब वाइल स्टडी की आई है। ब्रैम्पटन या आप जीटीए रीजन बोलते हो, ग्रेटर टोरंटो एरिया रीजन, वहाँ के अंदर आई है ज़्यादातर प्रॉब्लम कि उस एरिया के अंदर हर कॉलेज ने ब्रांच खोल ली, तो जितनी जॉब्स थी इतने आपके कंज्यूम कर सकते हैं, उससे 5 गुना ज़्यादा बच्चे हो गए। तो उस एरिया में दिक्कत है, बाकी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। वैंकूवर साइड या अल्बर्टा साइड, कैलगरी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, स्केचवन साइड, वहाँ पे ज़्यादा दिक्कत नहीं है। हाँ, घर बैठे बैठे कोई जॉब नहीं दे रहा, लेकिन थोड़ा बच्चा हाथ पैर मारता है तो दूसरी तीसरी चौथी बार में उसको जॉब मिल सकती है। डेफिनेटली ब्रैम्पटन साइड बहुत ज़्यादा दिक्कत है क्योंकि हर कॉलेज ने एक कैंपस अपना वहाँ रख लिया, तो बच्चा कहीं पर भी जा रहा है, स्विच करके ब्रैम्पटन आ रहा है। तो जब आप एक बस है और जाने वाले 1000 यात्री हैं, तो फिर वो ओवर क्राउडेड तो होएगी। परफेक्ट। ओके, ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਹਵਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ 5.5 ਵਾਲੇ ਬੈਂਡ ਵੀ ਅਸੈਪਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਬੀਬੀ ਐਸਜੀਐਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਾਈਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਕਮੈਂਟਸ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਡਾਊਟ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ 10 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਐਮਬੈਸੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ?
हाँ मैम, एक तो 10 अगस्त के बाद रूल ये हुआ है, कई बच्चों को पता भी होगा, फिर से रिवाइज कर दूं कि पहले 6 ईच वाला एसडीएस में था। ऑफ कोर्स फीस आप 1 साल की एडवांस भर रहे हो, जीआईसी एंड मेडिकल वो कंडीशन भी थी, बट 6 ईच जिसके हैं आईलेट्स के अंदर वो एसडीएस कैटेगरी में थे। एंड बाकी सारे बच्चे पीटी हो 6 ईच ना हो, सारे नॉन एसडीएस में थे। ऐसे हम ऐसे समझने की कोशिश करते हैं एसडीएस या नॉन एसडीएस। इन बच्चों की ज़्यादा सक्सेस रेट थी 80-90%, इन लोगों की कम सक्सेस रेट थी 20-25%। अब कनाडा ने क्या किया है, इस हाथ को बड़ा कर दिया है, इसमें ज़्यादा लोग इनने ऐड कर दिए हैं एंड इसको थोड़ा छोटा कर दिया। तो अब ये जो कैंडिडेट है इनकी और भी कम सक्सेस रेट होगी। अब नॉन एसडीएस की 5% 10% ही सक्सेस रेट रह जाएगी। एंड जो एसडीएस के अंदर आ जाता है 6 सीट जो ले जाता था, उसकी 80% चांस थे कि वीज़ा लग जाएगा। अब उसके 80 से कम चांस हो जाएंगे, क्योंकि सीट तो उतनी ही है मैम, जगह तो उतनी ही है, ठीक है। अब ज़्यादा बच्चे उसके लिए एलिजिबल हो गए तो अब ज़्यादा रिजेक्शन आएंगे। कम लोगों का एसडीएस होने के बाद भी अब आप शांति से नहीं बैठ सकते। हाँ, तो अब आपको एसडीएस कैटेगरी को ही मीट नहीं करना, उससे एक स्टेप ऊपर मीट करना है। तो अभी मैं बच्चों को ये सलाह दे रहा हूँ 6 ईच पे ही अप्लाई करो अगर आप 12th पास हो तो, एंड बैचलर्स हो तो ओवरऑल 6.5 एंड 6 ईच मिनिमम आपका स्कोर हो, कोशिश करो उससे ज़्यादा हो, ठीक है। तो अभी भी उसी के साथ ही आप अप्लाई करो, बिकॉज 5.5 पे अभी भी सक्सेस रेट आपको काफ़ी कम ही मिलेगी। हालांकि आपकी फाइल लग जाएगी, अगर आपको फाइल लगा के सेलिब्रेट करना है तो फाइल लगा के सेलिब्रेट कर सकते हो, बट आई डोंट थिंक किसी का एम होता है फाइल लगाना, उसका एम होता है वीज़ा लेना। तो सच अगर सुन सकते हो तो यही है कि 5.5 पे प्लीज़ अवॉइड करो। एक बार और एग्ज़ाम दे लो, या पीटी में अगर कम है तो एक बार और एग्ज़ाम दे लो। एक बार और एग्ज़ाम दिए हुआ थोड़ा पेन आएगा, बट लॉन्ग टर्म पूरी ज़िंदगी के लिए आपका बेनिफिट रहेगा। अदरवाइज शॉर्टकट लेते हो, आपको जल्दी जल्दी मैं चला जाऊँ, ऑलरेडी मेरा टाइम वेस्ट हो गया, वो दोस्त चला गया, वो चला गया, वो रास्ता लेते हो तो आप और लेट हो जाओगे। हाँ जी, एंड हो सकता है कभी जा भी ना पाओ। हाँ जी, ये सच्चाई यही है। हालांकि आपको मेरी बात कड़वी लगेगी, और वो जो बोल रहा है दूसरी ऐड के अंदर कि आ जाओ हुण, आ जाओ 5.5 पे आ जाओ, हुण ही फोन चक्को, ये मिलाओ वो मिलाओ, वो आपको अच्छी लगेगी बात, लेकिन वो गलत बात है। ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਜੋ ਸਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਮਰਸ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ, ਜੋ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਾਈਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਰਸ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ ਕਿਸ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੌਬਸ ਦੇ ਚਾਂसेस ਹੈਗੇ ਆ ਜੇਕਰ कनाडा जाना? हाँ मैम, देखो कनाडा का अभी लेटेस्ट न्यूज़ आई है, ये सेम न्यूज़ आपको यूके की भी आई थी कुछ मंथ पहले, एंड सेम न्यूज़ आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया से भी आई थी। यूएस से काफ़ी टाइम से वही चीज़ कर रहा है। जो वर्ड है न्यूज़ के अंदर वो है स्टेम, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथ। दोबारा बोलता हूँ, साइंस STEM बोल रहा हूँ। साइंस के बच्चे जो भी साइंस के सब्जेक्ट हो गए आपकी, बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री और भी साइंस, जो डाटा साइंस, ये साइंस टेक्नोलॉजी के अंदर भी फिर डाटा आ जाता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ जाता है, कुछ भी टेक का काम हो गया आपका, कंस्ट्रक्शन भी आ जाता है, इंजीनियरिंग की लाइंस होगी आपकी, एंड मैथ। इन लोगों को वो प्रेफरेंस दे रहे हैं ओवर रेस्ट। जिसको प्रेफरेंस नहीं दे रहे, जो कि कनाडा भी है, यूके भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, ना ही स्टडी वीज़ा में ना ही आगे PR में, वो है जो बच्चे आसान रास्ता चूज करते हैं, वो है आर्ट्स का, या फिर विदाउट मैथ BCom वगैरह कर रखे। मतलब आप मैथ आपको पसंद नहीं है बट आप बिजनेस करना है, वो बात होगी। हाँ जी, तो उन लोगों को कम प्रेफरेंस दे रहे हैं। तो ऐसे ही उन लोगों की जॉब भी वहाँ पे थोड़ी कम है। हालांकि टैलेंटेड बच्चे, मेहनती बच्चे के लिए हर जगह जॉब है, फिर भी अगर आपने सवाल पूछा है कंपैरिजन करें तो थोड़ा सा फर्क है। लास्ट क्वेश्चन जेकर ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ होवे ਤੇ किस तरह मिल सकते हैं साढ़े बच्चे? मैम देखो, नीचे नंबर फ्लैश हो रहा होगा, तो आप पहले तो फ़ोन करें, अपनी प्रोफाइल डिस्कस करें, ठीक है, फ्री असेसमेंट लें, समझे बात को। ऐसा ना हो कि आप सारे डॉक्यूमेंट लेके आओ एंड फिर हम सच जो आपको बताते हैं उसके बाद आपको थोड़ा ठीक बात ना लगे। तो इज़ ऑलवेज बेटर कि फ़ोन पे बात कर ले, अपनी प्रोफाइल थोड़ा ही पूछ ले, एंड जब हमारी तरफ से ग्रीन सिग्नल आए कि हाँ ये चीज़ गुड है फर्दर डिस्कशन, तो आप मिलने आ सकते हो। मैं 3V2 में भी अवेलेबल रहता हूँ, राजपुरा ब्रांच है वहाँ पे भी अवेलेबल रहता हूँ। हाँ जी, तो आप लोग आ सकते हैं, फ़ोन करके आए लेकिन, एंड एक बार बात करके काउंसलर से ज़रूर आए, तो वो बताएंगे क्या चीज़ लानी है, क्या चीज़ नहीं लानी, कब आना है। हाँ, डॉक्यूमेंट्स वगैरह। हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू सो मच अभिषेक जी, थैंक यू सो मच कि ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਐਂਡ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਵਰ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਇੰਨਾ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ चाहते हो? नहीं मैम, ऐसा कोई सवाल हो जो किसी का रह रहा हो तो आप कमेंट में डालोगे तो 100% 1 से 2 दिन में रिप्लाई आएगा, एंड डिटेल के साथ रिप्लाई हम करेंगे। ऐसा नहीं कि 1-2 लाइन में कुछ भी बोल दिया, ठीक है, हाँ या ना कर दिया, उसको समझाएंगे आपको। तो मेरा हमेशा यकीन रहता है कोई चीज़ बताएं ना, उसको समझाएं।
Right. इंटरव्यू के अंदर मैंने वही कोशिश की है। हाँ Right, जी। right. Thank you so much and thank you so much everyone for watching this show. ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸਹੀ ਰਾਹ ਪਾਓ, ਗਲਤ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਐਂਡ ਆਫਿਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੀਸੈਂਟ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇਖੋ, ਵੀਜ਼ਾਸ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਪੇਅਰਹੈਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।